हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 29 अगस्त को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। अ सिस्टम टू बैंक ऑन, प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बात करेंगे। उसकी जो परफॉर्मेंस है उसे क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे। क्या बेनिफिट्स रहे, क्या सक्सेस रही, क्या इश्यूज अभी भी हैं, और जो इश्यूज हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड उसे कैसे एड्रेस किया जा सकता है, ये सारे एस्पेक्ट इस आर्टिकल के थ्रू हम एड्रेस करेंगे। एक मेंस का क्वेश्चन भी तैयार करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है स्टेबलिशिंग अ कार्बन मार्केट। द हिंदू का आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि हमें ट्रांजिशन करने की ज़रूरत है परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड स्कीम से इंडियन कार्बन मार्केट मोड में। सो ये पीएटी मोड क्या है, इंडियन कार्बन मार्केट मोड क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सारे एस्पेक्ट इस आर्टिकल के थ्रू कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अ सिस्टम टू बैंक ऑन। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। ये यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। जैसे कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है UPI, उसी तरीके से RBI ने रिसेंटली यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, 2025 प्री में आपको दिख सकता है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और जनधन योजना के बारे में बात करेंगे। मेनली जो क्वेश्चन है वो जनधन योजना और फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है। मेंस का एक क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा। आपको पूछा जा सकता है क्रिटिकली इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो शुरू करते हैं आर्टिकल। Financial inclusion has been a key tool used by policymaker and government globally to reduce inequality, strengthen livelihood of people at the bottom of pyramid and spur growth. So financial inclusion के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। जितने भी लोग अनबैंक्ड हैं, इसका मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसी भी प्रकार से जुड़े नहीं हैं, उनका अकाउंट नहीं है, वो सेविंग नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, और जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरमीडियरीज जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसका वो पार्ट नहीं है, उन्हीं अनबैंक्ड लोगों को बैंक करना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। और सरकार जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू इनइक्वालिटी कम करना चाह रही है। जो बॉटम ऑफ पिरामिड में लोग हैं, एकदम निचले स्तर पर जो लोग हैं, उनकी लाइवलीहुड को स्ट्रेंथन करना और ग्रोथ को बढ़ाना, इन सारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, कार्यरत है। फॉर मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, the government on August 28, 2014 took a step to include all unbanked households in a time-bound manner with the help of technology and devise a mass financial inclusion scheme, प्रधानमंत्री जन धन योजना। सो इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए जो सरकार है उन्होंने 2014 अगस्त 28 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की, और इसके साथ साथ जैम ट्रिनिटी का भी यूज़ किया। जैम के बारे में हम ऑलरेडी जानते होंगे। जैम मतलब क्या है, जनधन अकाउंट, ए से आधार एंड मोबाइल, इन तीनों का यूज़ करके डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जा रहा है। चाहे वो मनरेगा के लेबर्स हो या फिर आपकी LPG की सब्सिडी हो, सरकार डायरेक्ट आपके खाते में पैसा भेज रही है। इसके थ्रू लीकेजेस भी कम हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके अकाउंट खुल रहे हैं और बैंकिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं। ये जो स्कीम है 2 फेजेज़ में डिवाइस की गई थी ताकि जो हाउस होल्ड्स हैं उन्हें बैंकिंग फैसिलिटी दी जाए। लगभग 7.5 करोड़ अनबैंक्ड हाउस होल्ड को बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का टारगेट रखा गया था। नाउ इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसकी जो सक्सेस है उसे देख लेते हैं, क्या अचीव किया है इस स्कीम ने। सो टुडे मोर देन 80% ऑफ अडल्ट हैव अ फॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंट कंपेयर टू अराउंड 50% इन 2011।
2011 में 50% एडल्ट ऐसे थे जिनके पास बैंक अकाउंट हुआ करता था, अब ये नंबर 80% पर पहुंच चुका है। जो जेंडर गैप है इन अकाउंट ऑनरशिप वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है। इसका मतलब महिलाओं के भी अब खाते खुल रहे हैं, लगातार महिलाएं भी अब अपने खाते खोल रही हैं। सो फार बैंक्स हैव ओपन्ड अराउंड 53 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स विथ अ बैलेंस ऑफ ₹2.31 लाख करोड़। टोटल 53 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट अभी तक खोले जा चुके हैं और ये जो नंबर है 2015 के कंपैरिजन में 3 टाइम्स। उस समय 14.7 करोड़ जनधन अकाउंट्स खोले गए थे। सो 2015 के कंपैरिजन में और 24 की बात करें तो 3 टाइम्स अकाउंट खोले जा चुके हैं पिछले 9 साल में। और लार्जली ये जो अकाउंट खोले गए हैं वो कौन से बैंक में हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज़्यादातर ये अकाउंट खुले हैं, ऑलमोस्ट 80% के अराउंड। एग्जैक्ट फिगर देखें तो अराउंड 78% आर्टिकल में दिया हुआ है। सो जितने भी 53 करोड़ अकाउंट हैं उनमें से 80% अकाउंट आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हैं। प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी कम अकाउंट खोले गए हैं कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक। द एवरेज अकाउंट बैलेंस इन प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स हैव जम्प्ड ओवर 4 टाइम्स टू ₹4,352 इन अगस्त 2024 फ्रॉम ₹1,065 इन मार्च 25। सो जो जनधन अकाउंट खाता है उसमें अगर आप एवरेज डिपॉजिट की बात करें तो एवरेज डिपॉजिट भी 4 टाइम इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब क्या है? ना ही सिर्फ लोग अकाउंट खोल रहे हैं, उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उसमें जो पैसा है उसे डिपॉजिट भी किया जा रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अकाउंट खोल दिया और वो डॉर्मेंट पड़ा हुआ है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। सो ओवरऑल देखें तो जो आपका सेविंग है, डिपॉजिट्स है, वो भी इंक्रीज़ हुआ है पिछले 9 साल में और वो 4 टाइम इंक्रीज़ हुआ है। अगर इंक्लूसिव ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो 81.2% जो अकाउंट है वो ऑपरेटिव अकाउंट है और 55% अकाउंट्स इसमें से महिलाएं यूज़ कर रही हैं। इसका मतलब 53% जो अकाउंट है वो वुमेन ऑपरेट कर रही हैं। 66% अकाउंट रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में खोले गए हैं और उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा जनधन अकाउंट खोले गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अलावा और क्या क्या जो है आपके बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या सोशल एडवांटेजेस हो सकते हैं, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। जनधन अकाउंट के बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है लोगों को, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। इसका मतलब अगर खाते में पैसा नहीं तो आप 10 से 20 हज़ार रुपये निकाल सकते हैं, नेगेटिव में बैलेंस जा सकता है। और इसके अलावा और क्या बेनिफिट है यार? सेविंग हैबिट्स भी डेवलप होती है। अगर खाते में पैसा होता है तो जनरली लोग यूज़ कम करते हैं। हम लोग भी कई बार होता है ना, अपने पैसे कैश निकाल के रखे, 500-1000 रुपये रखे, 2 दिन में ख़त्म कर दोगे। खाते में पड़े रहेंगे तो फिर आप जो है अननेसेसरली चीज़ें खरीदना बंद करोगे। सो सेविंग हैबिट भी डेवलप होती है अगर अकाउंट में पैसा होता है। तो ये सारे के सारे जनधन अकाउंट के कुछ पॉजिटिव हैं, लेकिन इसके कुछ सोशल एडवांटेज और इम्प्लीकेशंस भी हैं। जो राइटर हैं उन्होंने रिसेंटली जनधन अकाउंट्स के ऊपर रिसर्च की थी और ये पाया कि यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा में लैग्ड इम्पैक्ट है, थोड़ा स्लो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इन स्टेट्स में जो चोरी के केसेस हैं वो बहुत कम हो गए हैं। अब ज़्यादातर पैसा आप अकाउंट में रख रहे हैं तो जो थेफ्ट के केसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला में लगातार हमें इसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस और इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहा है और गुजरात और कर्नाटका में भी ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स विजिबल हैं। एडिशनली वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर इज़ बोथ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एंड इकोनॉमिकली मीनिंगफुल ड्रॉप इन कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स such as alcohol and tobacco product in states where more Pradhan Mantri Jan Dhan accounts were opened. So according to writer, उनकी रिसर्च के हिसाब से जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट खोले गए हैं वहाँ पर जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं उसके कंजम्पशन में भी गिरावट आई है। टोबैको के प्रोडक्ट्स, अल्कोहल प्रोडक्ट्स, इनमें गिरावट देखने को मिली, इनके कंजम्पशन में ऑब्वियसली हमें गिरावट देखने को मिली। सो सोशल इम्प्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा हैं इस स्कीम के, काफ़ी पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस हो जाएंगे। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड
38.49 lakh crore has been transferred via DBT and 3.48 lakh crore of leakages have been plugged. So लगभग 3.5 करोड़ के आसपास जो लीकेज है, जो मिडिल मैन लेकर जाते थे, जो करप्शन होता था, अब वो नहीं हो रहा है क्योंकि डायरेक्ट आपके खाते में पैसा आ रहा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू। और खाते में पैसा जब आएगा जब खाता होगा। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत की है। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्ड इन डिजिटाइजेशन, ई कॉमर्स एंड पेमेंट सिस्टम। जो यूपीआई ट्रांजेक्शन है वो मैसिवली इंक्रीज़ हो चुके हैं। 2024 का डेटा दिया हुआ है 55.7 बिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन अभी जुलाई में हुए हैं। सो लगातार आप डिजिटल पेमेंट देखेंगे वो यूपीआई के थ्रू बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा हमें और भी चीज़ें करने की ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ बरकरार रहे। सो व्हाट नीड्स टू बी डन ये देख लेते हैं। टोटल 4 इसमें आपको सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। आगे आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट, देयर इज़ नीड टू स्ट्रेंथन द इकोसिस्टम एंड एनेबलर्स दैट ड्राइव फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हमें जो इकोसिस्टम डेवलप किया है हमने, इसको लगातार स्ट्रेंथन करने पर फोकस हमें करना होगा। वी नीड टू फोकस ऑन प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू पार्टनरशिप। हमने यहाँ देखा था कि जो खाते हैं 80% वो पब्लिक सेक्टर यूनिट में खुले हैं, केवल 20% खाते प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हैं। इसका मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है वो अभी पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। हमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना होगा। पार्टनरशिप करके हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। We need to enhance the capability of individuals and small enterprises through incubation and imparting financial literacy and promote gender inclusive financial services and program। इसके साथ साथ हमें इंडिविजुअल की कैपेसिटी, स्मॉल एंटरप्राइजेस की कैपेसिटी डेवलप करने पे फोकस करना है बाय इम्पार्टिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने खाते तो खोल दिए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहे हैं, इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रॉपरली वो जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। अगर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है तो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, अगर क्रेडिट लेना है तो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और कई सारी फैसिलिटीज़ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी होना ज़रूरी है। सो इस पर हमें फोकस करना होगा। नेक्स्ट है, देयर इज़ अ नीड टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लाइक माइक्रो इंश्योरेंस एंड क्रेडिट इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। अब हमने खाता तो खुलवा दिया है, आप लोग उसमें सेविंग्स भी रखना शुरू कर दिए हैं, डिपॉजिट भी डालना शुरू कर दिए हैं, कुछ आपको इंटरेस्ट भी मिलने लगा है, लेकिन अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उसका भी पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। स्पेशली अगर रूरल एरिया की बात करें तो जो विलेज में लोग हैं वो ज़्यादातर नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन पर रिलाय करते हैं। और हमारी ऐसी हिस्ट्री रही है जहाँ पर मनी लेंडर से ज़्यादातर लोन लिया जाता था इंडिपेंडेंस के पहले। और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आज भी हो रही हैं। 30-40% पर ब्याज पर लोग मनी लेंडर से लोन ले रहे हैं, बैंक से लोन नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैंक के पास जाओ तो ये कागज़ चाहिए, वो कागज़ चाहिए, मॉर्गेज रखना पड़ेगा। तो इन सारे रीज़न्स के कारण लोग सोचते हैं कि यार जो मनी लेंडर है, जो साहूकार है, जो पटेल है गांव में, उसी से पैसा ले लेते हैं और उसी को 6 महीने 3 महीने में चुका दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कंटिन्यू होता चला जाएगा तो हमारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का पर्पस है वो तो फेल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि लोग जो है मनी लेंडर से पैसा ना लें, क्योंकि वो 30-40% में लोन ले लेते हैं और उसके बाद वो लोन नहीं चुका पाते, इतनी ज़्यादा ब्याज दर होती है और फिर उन्हें अपनी ज़मीन भी गंवानी पड़ती है। एटलीस्ट वो इंस्टीट्यूशनल लोन लें 8%, 10%, 12% में और उसे चुका सकें। तो उसके लिए जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो भी उनके हिसाब से बनाने की ज़रूरत है। दूसरा, जो फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की हमने फर्स्ट पॉइंट में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कि उनको प्रॉपर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आप दिखाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तब तक कि वो उसको लेंगे कैसे। सो बैंक को भी यहाँ पर एग्रेसिवली पुश करने की ज़रूरत है अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को, और उनसे प्रॉपरली प्रमोट करने की ज़रूरत है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है ज़्यादा एकदम एंथुसियास्टिक हो जाएं और हर किसी को लोन देना शुरू करें। उससे एनपीए भी बहुत ज़्यादा हो सकता है और लोग जो है इनडेप्थनेस में भी आ सकते हैं। सो बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हर किसी को लोन देना शुरू कर दिया। ठीक, इन दिस रिगार्ड
Recently launched Unified Lending Interface will be a game changer in providing credit product as it aims to make the lending process more efficient in terms of cost reduction, quicker disbursement and scalability. सो यहाँ पर कंसेप्ट आता है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस का। यूपीआई आपने सुना है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जब से यूपीआई आया है पेमेंट सिस्टम बिल्कुल बदल चुका है। अब कैश का इस्तेमाल कम किया जा रहा है, एकदम क्विकली 10 सेकंड 15 सेकंड में पेमेंट हो जाता है मोबाइल का इस्तेमाल करके। उसी तरीके से यूएलआई भी आरबीआई ने रिसेंटली लॉन्च किया है और इसका क्या पर्पस है कि जो आपका क्रेडिट है वो बहुत आसानी से लोगों को मिल जाए। अब डिजिटाइजेशन तो चल ही रहा है, डिजिटल रिवॉल्यूशन चल रहा है और बहुत सारे हमने देखा भी है कि बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो कि लोगों को आसानी से लोन दे रही है। तो इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए प्लस इसे फैसिलिटेट करने के लिए यूएलआई इंट्रोड्यूस किया है। बहुत सारे जो आपके क्रेडिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन के पास होती है। कुछ इन्फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के, कुछ इन्फॉर्मेशन बैंक के पास होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन को इस ऐप के थ्रू एक साथ जो है जितने भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। सो ओवरऑल जो टाइम टेकन है, जो टाइम रिक्वायर हो रहा है इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में वो बहुत कम हो जाएगा और बहुत आसानी से लोगों को लोन मिल पाएगा। एनपीए की प्रॉब्लम भी कम होगी। इसका मतलब ये कि मान लीजिए आपने एक ज़मीन के ऊपर अलग अलग जगह से लोन लेके रखे हैं तो इस तरह के इश्यूज़ भी हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप तुरंत जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, आपने पहले किस तरीके से लोन लिया है और कैसे चुकाया है। जो अच्छे ग्राहक होंगे उन्हें आसानी से लोन मिल जाएगा, किसी तरह का हरासमेंट नहीं होगा, क्विकर डिसबर्समेंट ऑफ लोन होगा और लोगों को आसानी से क्रेडिट एक्सेस होगा। सो ये जो है यूएलआई ये क्रेडिट करने में रिवॉल्यूशन ला सकता है और एनपीए भी साथ में कम होंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैड लोन्स भी इसके कारण कम हो जाएंगे। सो यूएलआई अपने को डिटेल में और आएगा भी तो और डिटेल में पढ़ेंगे। प्रीलिम्स 2025 में ये आपको दिखने वाला है, 100% दिखने वाला है। नेक्स्ट क्या है, we need to focus on strengthening the consumer protection framework to maintain the trust of consumer in new and complex digital products and devise inclusive regulation and policies that maintain a fine balance between protection and innovation. So हमें जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। चूँकि इतनी सारी आपकी ऐप्स आने लगी हैं, डिजिटल ऐप, इसके कारण फ्रॉड होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सो इनोवेशन और प्रोटेक्शन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब और स्पेशली जो कंज्यूमर हैं जो कि अभी अभी जो है बैंक्ड हुए हैं, अभी अभी उन्होंने अकाउंट बनाए हैं, उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर उनके साथ फ्रॉड होता है और उनके पास पहले ही पैसे कम हैं और फ्रॉड हो जाता है तो वो हो सकता है बैंकिंग सिस्टम से बाहर हो जाए। सो सरकार की ये प्राथमिकता होना चाहिए। फोर्थ है, पीपल हु आर पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना आर दोज हु आर न्यू टू फाइनेंशियल सिस्टम। मेनी ऑफ देम हैव सीजन एंड एरेटिक इनकम स्ट्रीम्स। मेनी हैव ओनली अ meager amount to save and their needs are widely different from those of regular consumer. All this necessitate a consumer centric product design taking into consideration the life cycle of customer at every stage. चूँकि ज़्यादातर जो किसान हैं, जो लेबर्स हैं, उनके अकाउंट्स खोले गए हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर और इन्हें जो इनकम आती है वो बहुत कम अमाउंट में होती है, पहली चीज़। और सीजनल और इरेटिक इनकम है, किसी महीने में बहुत इनकम, किसी महीने में कम इनकम। सो हमें जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होंगे इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप करने की ज़रूरत है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होगा। सो ये हमारे 4 पिलर सॉल्यूशन हो जाएगा जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड जो बैरियर्स रह गए हैं उसे हम ब्रेक कर पाएंगे। इन 4 चीज़ों पे सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है। ये कंप्लीट आर्टिकल था, इसमें अगर कोई इशू है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है स्टेबलाइजिंग अ कार्बन मार्केट। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। 2023 में कार्बन मार्केट से रिलेटेड आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था और मेंस में तो आपको ये चीज़ें पूछी जाती ही है बार बार। सो इंडिया में कार्बन मार्केट डेवलपमेंट की बात की जा रही है।
किस तरीके से हम कार्बन मार्केट डेवलप कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। अभी इंडिया में किस तरीके से हम कार्बन रेगुलेट कर रहे हैं, कार्बन एमिशन रेगुलेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्या ऑप्शंस हैं फ्यूचर में जिसके थ्रू इंडिया अपना कार्बन ट्रेडिंग मार्केट डेवलप कर सकता है। शुरू करते हैं आर्टिकल। In her budget speech, the finance minister signaled that polluting industries such as iron, steel and aluminium will have to conform to emission target। इस बार की जो बजट स्पीच थी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने सिग्नल दिए हैं कि जितनी भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री हैं जैसे कि आयरन है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, ये सारी इंडस्ट्री को जो एमिशन टारगेट है उसे कंफॉर्म करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। Appropriate regulation for transition of this industry from the current perform, achieve and trade mode to Indian carbon market mode will be put in place। So appropriate regulation लाने की बात की जा रही है जिसके थ्रू हम PAT से मूव करके इंडिया का जो कार्बन मार्केट है उसे डेवलप करेंगे। अब दोनों के बीच में डिफरेंस को समझना ज़रूरी है। ये परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम 2012 में शुरू की गई थी और अभी जो है ये ही करेंटली प्लेस है। इसी के थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी मेंटेन की जा रही है इन इंडस्ट्रीज़ में। अब स्विच करने की बात क्या कर रहे हैं कि हमें इंडियन कार्बन मार्केट मोड में स्विच करना है। तो सबसे पहले पैट के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो इंडियन कार्बन मार्केट होगा उसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी डिफाइन PAT as a regulatory instrument to reduce specific energy consumption in energy intensive industry with an associated market based mechanism to enhance the cost effectiveness through certification of excess energy saving which can be traded। सो बेसिकली पैट एक रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन को कम किया जा रहा है इन एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री और ये एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज़्म है। इसको समझते हैं कि किस तरीके से हम पैट का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से हम एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं और ओवरऑल जो ग्रीन हाउस गैस कंजम्पशन है उसे रिड्यूस कर रहे हैं। लेट्स से ए स्टील इंडस्ट्री है, ठीक। अब ये 100 kg स्टील प्रोड्यूस कर रही हैं। 100 kg जब वो प्रोड्यूस करेंगी तो उनको एक टारगेट दिया जाएगा कि उन्हें 0.1 kg CO2 एमिशन करना है, ठीक। इससे ज़्यादा करेंगी तो इनएफिशिएंट कहलाएंगी, अगर इससे कम करेंगे तो एफिशिएंट कहलाएंगे। अब ए इंडस्ट्री 100 kg प्रोड्यूस कर रही है और इससे कम जो है 0.1 kg CO2 एमिशन से कम एमिशन हो रहा है, सो ये एफिशिएंट हो जाएंगे। जितना भी कम होगा ये एक्सेस होगा और जितना एक्सेस होगा उनको इसका एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब स्टील की दूसरी कंपनी है बी, उसे 100 kg उसने भी प्रोड्यूस किया लेकिन जितना टारगेट था 0.1 kg इससे ज़्यादा जो है इनका एमिशन हो रहा है। सो ये क्या करेगी स्टील बी कंपनी, स्टील ए कंपनी से उतना सर्टिफिकेट ले लेगी। तो ओवरऑल जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो रहे हैं। यही पैट जो है स्कीम है। क्या है उसका मतलब? परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। परफॉर्म करें, टारगेट अचीव करें और फिर जो एक्सेस आपने टारगेट अचीव किया है उसे आप ट्रेड कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर ये प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, लेट्स से 200 kg करते हैं तो इन्हें 0.2 kg CO2 एमिशन करना होगा। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा एमिशन भी बढ़ते चले जाएगा। सो यहाँ पर एब्सोल्यूट रिडक्शन नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर रिलेटिव एफिशिएंसी बढ़ाने की बात की जा रही है। इसका मतलब जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी फ्यूल लगता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पर 100 kg जो भी टारगेट होंगे, ये एक एग्जाम्पल है ना, टारगेट अलग तरीके से दिए जाते हैं, पर 100 kg आपको जो टारगेट है उसे पूरा करना होगा। अगर आप वो कर रहे हैं तो आप एनर्जी एफिशिएंट हैं और पैट स्कीम का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सो अभी तक के जो जितनी भी एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है वो पैट स्कीम के थ्रू ही एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा रही है। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि अब हमें कार्बन मार्केट डेवलप करना होगा।
In contrast, emission trading, often known as cap and trade, is market-based approach to controlling pollution by providing economic incentive for achieving reduction in the emission of pollutants. जो emission trading है, जिसे हम कैप एंड ट्रेड भी बोलते हैं, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें क्या होगा, जैसे कि आयरन इंडस्ट्री है ए, इन्हें टारगेट दे दिया जाएगा कि आपका टोटल ग्रीन हाउस एमिशन 2 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर मंथ। अब आप 100 किलो प्रोड्यूस करो, चाहे 500 किलो प्रोड्यूस करो, चाहे 600, चाहे 1000, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको टारगेट दे दिया है 2 किलो का। अगर आप इससे कम करते हैं तो आप एफिशिएंट हैं और ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा। जितना कम करेंगे उसको आप मार्केट में बेच भी सकते हैं। ये ऐसे मार्केट में बेचने के लिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जब ग्रीन टेक्नोलॉजी में स्विच करेगी तो उसे बहुत पैसा लगेगा। बहुत सारी इंडस्ट्री स्विच नहीं कर पाती है। सो जो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही है उसकी जो कॉस्ट होगी प्रोडक्ट की वो बढ़ जाएगी। अगर वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है तो वो कॉस्ट कैसे कमा सकती है, अपने जो एक्सेस इन्होंने टारगेट से जो एक्सेस अचीव किया है उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट ले लें और दूसरी इंडस्ट्री को बेच दें, तो ओवरऑल कॉस्ट इनकी वापस प्रोडक्ट की कम हो जाएगी। सो ये इंसेंटिव देने के लिए मार्केट मैकेनिज़्म को शुरू किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो टारगेट हैं वो एब्सोलूट है। अनलाइक पीएटी, वहाँ पर जो टारगेट थे वो रिलेटिव थे। हर 100 केजी में आपको एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट दिए हुए थे, यहाँ पर आपको कंप्लीट इंडस्ट्री को टारगेट दे दिए गए हैं। सो यहाँ पर ये जो एनर्जी एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट है इसमें वो एब्सोलूट स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंसमेंट भी किया है, इवन दो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, पर हमेशा क्लाइमेट चेंज के इशू को हम लोग इक्विटी के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते, इक्विटी कंसर्न से अकेले नहीं देख सकते। इंडिया वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे हमेशा कहता रहा है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकने की, पॉल्यूशन को रोकने की। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ये पॉल्यूशन किया नहीं है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन हम लोगों ने बढ़ाया नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने किया है, तो उन लोग जो है रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये एक इक्विटी का इशू है, क्लाइमेट जस्टिस का इशू है। लेकिन हम सिर्फ इसी चीज़ से क्लाइमेट चेंज को नहीं देख सकते। अगर सारी कंट्री इस तरीके से सोचने लग जाएगी तो फिर कौन जो है ये ट्राई करेगा कि ओवरऑल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कम हो जाए। वेस्टर्न कंट्रीज़ तो वैसे भी डेवलपिंग कंट्रीज़ पर डाल देती है हर एक चीज़, सो सबको साथ में आना पड़ेगा। और इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉल्यूशन किस लेवल पर हो गया है। इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी वैसे ही पहले हालत ख़राब है, और जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज के हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा तैयार रहने की ज़रूरत है, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर के पर्सपेक्टिव से। सो इंडिया को एक्सेसिवली स्विच करना पड़ेगा, अपनी इंडस्ट्री को कार्बनाइजेशन से डीकार्बनाइजेशन की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। और इंडिया ये अच्छे से समझता है अपनी जिम्मेदारी को और ऐसा कर भी रहा है। पिछले 15 सालों में इंडिया ने काफ़ी सारी इंडस्ट्री को डीकार्बनाइज करने की कोशिश की है और कई सारे जो है उसके लिए प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। जैसे कि इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल ज्वाइन किया था, उसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म है जिसे इंडिया ने ज्वाइन किया था। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म के बारे में आप जानते होंगे, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको टारगेट दिए गए थे, उनको एमिशन टारगेट दिए गए थे। अगर वो अपने खुद की घर पे जो इंडस्ट्री है उसके थ्रू वो एमिशन टारगेट पूरे नहीं कर रहे हैं तो वो डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ग्रीन प्रोजेक्ट्स में, जिसके थ्रू जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होगी वो उन्हें प्रॉपर ग्रीन क्रेडिट प्रोवाइड करेगी और वो ग्रीन क्रेडिट जो उन्हें मिलेगा उसके थ्रू वो अपना जो टारगेट होगा उसे अचीव कर पाएंगे। सो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म भी मार्केट बेस्ड मैकेनिज़्म ही थी। और बाय 2011 इंडिया जो है लार्जेस्ट सप्लायर बन गया सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। उसके बाद 2012 में पैट को जो है पीएटी को लॉन्च किया गया, नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी। ये वन ऑफ द 8 मिशन था इंडिया का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर। सो ये सारी चीज़ इंडिया लगातार कर रहा है। हालांकि इंडिया को जो है जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी इसी से निकलता है। और प्रॉब्लम ये है कि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी इंडिया को है, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया धीरे धीरे अर्बनाइजेशन कर रहा है, अर्बनाइज हो रहा है, तो नया कंस्ट्रक्शन होगा, नए घर बनेंगे, ये सारी चीज़ें होगी। आपको आयरन और स्टील बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगा, इसकी डिमांड आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाली है। सो अगर इसकी
उसकी डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एमिशन बढ़ेगा, इसलिए हमें इन इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की माने तो कोई चांस नहीं है कि 2050 तक सारे वर्ल्ड की कंट्रीज़ जो हैं इन दो सेक्टर में एनर्जी एफिशिएंसी अचीव कर पाएँ, नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट अचीव कर पाएँ। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। सो इंडिया को इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर हम इंटरनेशनल लीगल सिस्टम की माने तो इंडिया के ऊपर ऑब्लिगेशन भी है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन करने का। इंडिया जितना बेस्ट कर सकता है उतना तो एटलीस्ट बेस्ट करेगा। इंडिया ने ऑलरेडी 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के अंदर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दे चुका है कि वो कितना जो है अपने तरफ से मिटिगेट करने की कोशिश करेगा। 2015 में टारगेट थे, टोटल 8 टारगेट दिए थे। 2 ऐसे टारगेट हैं जो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है और इंडिया को अगर अपना INDC के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसे अचीव करना है तो दोनों इंडस्ट्री में एनर्जी एफिशिएंसी अचीव करना प्लस कार्बन ट्रेडिंग मार्केट डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन से 2 टारगेट हैं? पहला है फर्स्ट इज़ टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 45% बिलो द 2005 लेवल्स बाय 2030 एंड सेकेंड है टू अचीव अबाउट 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज बाय 2030 सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सो ये दोनों टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया को कार्बन ट्रेडिंग मार्केट डेवलप करना पड़ेगा। इंडिया के ऊपर कोई भी बाइंडिंग ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन टारगेट्स नहीं है। जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जितनी डेवलप्ड कंट्री थी उन्हें सर्टेन बाइंडिंग टारगेट दिए गए थे, इस तरह के कोई टारगेट इंडिया के लिए नहीं है। तो इंडिया जो है ज़रूरी नहीं है कि यूरोपियन कंट्री या यूनाइटेड स्टेट्स ने जिस तरीके से एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम बनाया है उसी तरह का कार्बन मार्केट खुद बनाए। इंडिया अपना ओन वर्जन ऑफ कार्बन मार्केट भी बना सकती है। 2021 में एक ड्राफ्ट निकाला गया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। उसमें 2 मैकेनिज्म की बात की गई थी। पहली है वॉलेंट्री मार्केट सपोर्टेड बाय डोमेस्टिक प्रोजेक्ट बेस्ड ऑफसेट स्कीम और सेकंड है कंप्लायंस मार्केट विथ मैंडेटरी पार्टिसिपेशन फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज। ये दोनों मैकेनिज्म को मिक्स करके इंडिया अपना कार्बन ट्रेडिंग मार्केट डेवलप कर सकता है। जो फर्स्ट मैकेनिज़्म है वो वॉलेंट्री मैकेनिज़्म है, जिसमें जो डोमेस्टिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है वो खुद ही ग्रीन टेक्नोलॉजी में स्विच करे। सरकार जो है इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकती है। जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, वो वॉलेंट्री स्विच करेंगे तो जो है ओवरऑल एमिशन कम हो जाएगा, लेकिन ये वॉलेंट्री होना चाहिए, खुद से होना चाहिए। बस सरकार क्या करे, कुछ टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड करे, कुछ टैक्स ब्रेक्स प्रोवाइड करे। दूसरा है कंप्लायंस मार्केट, मतलब आपको मैंडेटरी टारगेट दिए जाएंगे। अगर आप आयरन इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री, तो आपको सर्टेन टारगेट फुलफिल करना होगा और नहीं करेंगे तो आपको जो है उसके लिए फ़ाइन वगैरह लगाया जाएगा। सो ये 2 मैकेनिज़्म के थ्रू इंडिया अपना कार्बन ट्रेडिंग मार्केट डेवलप कर सकता है। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा।